आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण या प्रभुत्व की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश संसद ने विभिन्न एक्ट अधिनियमों के माध्यम से कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी एवं ब्रिटिश सरकार के मध्य संबंध काफ़ी जटिल और अस्पष्ट थे। कंपनी अपने चार्टर के लिए ब्रिटिश सरकार की मोहताज थी, तो सरकार भी गाहे बगाहे कंपनी से पैसे उधार लेती थी। परंतु बंगाल में कंपनी की प्रभुता स्थापित होने के बाद ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि इतने बड़े देश के एक क्षेत्र में प्रशासन संभालने वाली कंपनी को एकदम खुला छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। अतः ब्रिटिश सरकार कंपनी के मामलों में रुचि लेने लगी, जो कालांतर में कंपनी पर सरकारी नियंत्रण के रूप में सामने आया। यह सरकारी नियंत्रण विभिन्न अधिनियमों या एक्ट के माध्यम से कंपनी पर आरोपित किया गया। इस दिशा में पहला प्रयास बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति के पश्चात किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे इंग्लैंड की संसद ने 1773 ईस्वी में पास किया और 1774 ईस्वी में लागू किया गया। इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीय मामलों में अंग्रेजी संसद का हस्तक्षेप आरंभ हुआ। पहली बार कंपनी के शासन के लिए लिखित संविधान बनाकर भारत में कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। जहाँ तक इस एक्ट के उद्देश्यों की बात है, तो उसमें प्रथम है कि कंपनी पर क्राउन का नियंत्रण व अधिकार स्थापित करना। ठीक है ना, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण व अधिकार स्थापित करना। दूसरा, कंपनी की संचालक समिति के संगठन में कुछ परिवर्तन करना। अभी तक क्या है कि इंग्लैंड में कंपनी का प्रबंधन एक संचालक समिति द्वारा किया जाता था और इन संचालकों का चुनाव कंपनी के उन हिस्सेदारों द्वारा किया जाता था जिसके पास कम से कम 500 पाउंड के हिस्से होते थे। तो दूसरा था कि कंपनी की जो संचालक समिति है उसके संगठन में कुछ बदलाव करना। और तीसरा, इस एक्ट का उद्देश्य था कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करके उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन के योग्य बनाना। अब हम इस एक्ट की विशेषताएं देखते हैं, धाराएं देखते हैं। तो इसमें पहला था कि कंपनी के संचालकों के चुनाव में वही व्यक्ति मत देने का अधिकारी होगा जिसके पास कंपनी के 1000 पाउंड के शेयर होंगे। इससे पहले मताधिकार उन व्यक्तियों को था जिनके पास कंपनी के 500 पाउंड के शेयर थे। दूसरी धारा थी इस अधिनियम की कि संचालकों का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष होगा और कुल सदस्यों का 1/4 भाग, मतलब 6 सदस्य प्रतिवर्ष चुने जाएंगे। एक ही सदस्य के दोबारा चुने जाने के पूर्व 1 वर्ष का अवकाश
आवश्यक होगा। तीसरा बिंदु, जिन व्यक्तियों के पास 3, 7 व 10,000 पाउंड मूल्य के शेयर थे उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 मत देने का अधिकार दिया गया। 4 नंबर, भारत में कंपनी के लिए एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति की गई। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल का निर्माण किया गया। गवर्नर जनरल के लिए वारेन हेस्टिंग्स के नाम का उल्लेख किया गया तथा काउंसिल के 4 सदस्यों के लिए बारवेल, फ्रांसिस, क्लेवरिंग व मॉनसन के नामों का उल्लेख किया गया। ईस्वी में मॉनसन की मृत्यु के बाद एडवर्ड व्हीलर उसकी जगह नियुक्त हुआ। इन सदस्यों की नियुक्ति इंग्लैंड में होती थी। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया और यह भी कहा गया कि काउंसिल के निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। 5वां बिंदु, बम्बई व मद्रास प्रांत के गवर्नर और कंपनी की शाखाओं को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इन दोनों गवर्नरों को अपनी विदेश नीति बंगाल काउंसिल के निर्देशन में कार्य करने को कहा गया। साथ ही यह भी इसमें जोड़ा गया कि असाधारण स्थिति में ये दोनों मतलब बम्बई व मद्रास प्रांत के गवर्नर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकते थे तथा संचालक समिति से सीधे आदेश प्राप्त कर सकते थे। अगला बिंदु था इसमें, बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। बंगाल, बिहार व उड़ीसा की समस्त अंग्रेज प्रजा पूरी तरह से इस न्यायालय के अधीन होगी। मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए सर एलिंग इम्पे के नाम का उल्लेख किया गया, जबकि लिमेस्टर, हाइड अन्य न्यायाधीश थे। अगला बिंदु है, गवर्नर जनरल एवं उसकी काउंसिल को नियम बनाने तथा अध्यादेश प्रसारित करने का निर्देश दिया गया, किंतु इन्हें लागू करने के पूर्व इनका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजीकरण एवं प्रकाशित किया जाना आवश्यक था। अगला बिंदु था इसमें कि कंपनी के कर्मचारियों द्वारा चलाए जाने वाला निजी व्यापार पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया तथा ऐसा करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। 1-2 बिंदु और भी थे, जैसे कि कंपनी के संचालकों व भारत में स्थित कंपनी के बीच जो भी पत्र व्यवहार होगा उसकी एक प्रति इंग्लैंड की सरकार के पास भेजी जाएगी। इस एक्ट में कुछ दोष भी थे, कमियां भी थी। जैसे हम कह सकते हैं कि काउंसिल के संदर्भ में गवर्नर जनरल को असहाय बना दिया गया, क्योंकि इस एक्ट द्वारा उसे काउंसिल के बहुमत को मानना पड़ता था। काउंसिल के 4 सदस्यों में से 3 सदस्य उस पर हावी हो जाते थे और उसे ऐसे कई कार्य करने को बाध्य होना पड़ता था जिसका वह काउंसिल में विरोध कर चुका होता था। इस एक्ट की एक त्रुटि यह भी थी कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहीं था, जिससे गवर्नर जनरल तथा न्यायालय के मध्य गतिरोध की संभावना बनी रहती थी।